नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। देखिए, इस चैप्टर का पिछले पार्ट में हमने देखा था सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन, और लास्ट में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज को। अब हम देखने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और उसके बाद हम देखने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए, like other industries, iron and steel industry too comprises various input processes and outputs. ठीक है, now this is a feeder industry whose product are used as a raw material for other industries. देखिए, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है बेसिकली ये फीडर है अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, बेसिकली ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, द इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड। देखिए, अब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इसका इनपुट क्या क्या है, रॉ मटेरियल क्या क्या है, इसका रॉ मटेरियल, इसके रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है, आयरन ओर आता है, कोल आता है, लाइमस्टोन आता है, अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू द स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स। देखिए, जब आप आयरन ओर को कन्वर्ट करते हैं स्टील में तो उसमें बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजर कर आयरन ओर तब्दील होता है स्टील में। ठीक है, द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। ठीक है, जब रॉ मटेरियल को आप ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो ये स्मेल्टिंग के प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, अब स्मेल्टिंग होता क्या है, देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब आप क्या करते हैं किसी मेटल को आप हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं जब आप, तो उससे मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और जो गंदगी होती है वो अलग निकल जाती है और आपको प्योरीफाइड फॉर्म मिल जाती है किसी भी मेटल की। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आप स्मेल्टिंग। ठीक है, इट इज देन रिफाइंड। ठीक है, द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए, जब आपने आयरन ओर से आपने स्टील में उसको कन्वर्ट किया तो ये जो स्टील है बेसिकली ये रॉ मटेरियल का काम करता है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक पिक्चर दी है, इससे मैं प्रोसेस दिखाया हुआ है कि 1 टन ऑफ स्टील अगर आपको बनाना है तो आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए हो। ठीक है, जस्ट आपको सिर्फ आपको 1 टन ऑफ स्टील बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, आपको अगर सिर्फ 1 टन ऑफ स्टील बनाना है तो आपको चाहिए 1 टन ऑफ कोल चाहिए, 4 टन ऑफ आयरन ओर चाहिए और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जाकर क्या बनता है, 1 टन ऑफ स्टील बनता है। ठीक है, स्टील इज टॉप एंड इट कैन इजीली बी शेप। ठीक है, आप स्टील को क्या कर सकते हैं, इजीली शेप कर सकते हैं, आप इसको कट कर सकते हैं और आप इसको वायर्स में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल अलॉयज बना सकते हैं स्टील के साथ। ठीक है, अगर आप उसमें दूसरे कुछ मेटल को इंक्लूड कर दे, जैसे आप एल्यूमिनियम उसमें ऐड कर दीजिए, निकल ऐड कर दीजिए या कॉपर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। ठीक है, आप अगर आप उसमें अलॉयज यूज करते हैं, ठीक है, अलॉयज को ऐड करते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या हो जाता है, स्टील की जो क्वालिटी है बेसिकली उसकी जो क्वालिटी है वो तब इंक्रीज हो जाती है। अब उसमें क्या क्या बन जाता है, वो अनयूजुअल हार्डनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, टफनेस आ जाती है और एबिलिटी टू रेसिस्ट द रस्ट। ठीक है, अब उसमें क्या नहीं लगता, जंग बेसिकली नहीं लगता अगर आप उसमें क्या कर देते हैं, कुछ अलॉयज को आप स्टील के अंदर बेसिकली ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टील इज ऑफ्टन कॉल्ड बैकबोन फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्री। देखिए, स्टील को क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न डे इंडस्ट्री का। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और मेड हैव और मेड विद द टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। देखिए, आज जो भी हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो किसका बना होता है, या तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बना होता है, या जो प्रोडक्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री का नहीं बना होता है वो भी जब प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो किस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से वो गुजरता है बेसिकली उसमें जो मेटल्स को यूज किया जाता है, बेसिकली उसमें मशीनरीज को यूज किया जाता है, वो जो मशीनरीज होती है बेसिकली वो आयरन और स्टील की ही बनी होती है। ठीक है, देखिए, शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। ठीक है, बेसिकली शिप्स जो होती हैं, ट्रेन जो होती हैं, ट्रक्स जो होती हैं और ऑटोज जो होते हैं बेसिकली किससे बने होते हैं, इनमें बहुत लार्ज अमाउंट में स्टील का यूज किया जाता है। ठीक है, इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड अप ऑफ स्टील। बेसिकली आप जो छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे सेफ्टी पिन हो गई, नीडल्स हो गई, बेसिकली ये भी किसकी बनी होती हैं, स्टील की ही बनी होती है। ठीक है, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद द स्टील मशीनरी। देखिए, जब आप तेल के कुएं को खोदते हैं बेसिकली ये जो तेल के कुएं को खोदने के लिए जो ड्रिल मशीन चाहिए होती है बेसिकली ये भी किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ठीक है, स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेड ऑयल। देखिए, जब आप ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो ये पाइप बने होते हैं बेसिकली ये पाइप भी किस चीज के बने होते हैं, ऑयल के बने होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट। जब आप मिनरल्स को माइन करते हैं बेसिकली तो वो जिसमें उसमें जो इक्विपमेंट यूज किए होते हैं बेसिकली जो इक्विपमेंट्स वहां पर यूज होते हैं वो इक्विपमेंट्स किस मेटल के बने होते हैं, बेसिकली स्टील के ही बने होते हैं। ठीक है,
फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, ठीक है, जो फार्म की जो मशीन्स होती है बेसिकली ये भी स्टील की बनी होती है, ठीक है। लार्ज बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि बहुत ह्यूज अमाउंट में आपने देखा होगा स्टील का यूज होता है, ठीक है। नाउ बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, देखिए 18वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 1800 AD के आसपास बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के आसपास स्टील और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है बेसिकली कहां पे लोकेटेड होती थी, जहां पर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वाज इजीली अवेलेबल, ठीक है। जहां पर देखिए 1800 एडी के आसपास, 1800 एडी के अंदर यानी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहां पर स्टैब्लिश की जाती थी। यहाँ पर बेसिकली रॉ मटेरियल आपको मिलता था, पावर सप्लाई आपको मिलता था और रनिंग वाटर आपको इजीली अवेलेबल होता था। बेसिकली यहाँ पर आप क्या लगाते थे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लगाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोलफील्ड, बाद में इंडस्ट्री को कहां पर सेटअप किया गया, बेसिकली कोलफील्ड एंड क्लोज टू द कैनाल्स, ठीक है, जहां पर कोलफील्ड हो, कैनाल्स हो और रेलवेज हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इनको बाद में शिफ्ट किया गया। लेकिन 1950s के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू बी लोकेटेड ऑन द लार्जली एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड, बेसिकली 1950s के बाद कहां पर किया गया, बड़े बड़े मैदानों में किया गया, ठीक है, फ्लैट लैंड नियर द सी, जहां पर समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े मैदान थे बेसिकली वहां पर आपने जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसको आपने बनाया, ठीक है, जहां पर सी पोर्ट के नजदीक आपने बेसिकली इनको बनाया, ठीक है। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर had to be imported from the overseas, बेसिकली अब क्या हो रहा था, आप आयरन ओर को इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज से जब आप उसको इंपोर्ट करते थे बेसिकली तो सी पोर्ट पर आप सबसे पहले लेकर आते थे और सी पोर्ट से ही आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में उसको लेकर आते थे और वहां पर ही आप उसको आयरन ओर को बेसिकली स्टील में आप कन्वर्ट करते थे। इसलिए बाद के दिनों में क्या होगा कि ये वहां पर स्टैब्लिश हो गए जहां पर समुद्र पोर्ट होता है, ठीक है, ठीक है, जहां पर समुद्र के पतन है बेसिकली, समुद्री पतन है, सी पोर्ट्स है बेसिकली, वहां पर इंडस्ट्रीज को बनाया गया, ठीक है। नाउ in India, iron and steel industry has developed taking advantage of raw material, cheap labor, transport and market, ठीक है। इंडिया में इंडस्ट्री को किस चीज का बेनिफिट मिला, ठीक है, एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल का बेनिफिट मिला, चीप लेबर था हिंदुस्तान में, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट का आपको बेसिकली क्या मिला, एडवांटेज मिला, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच है, देखिए अब इंडिया के जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर स्टील प्रोड्यूस किया जा रहा है बेसिकली वो कहाँ पे, भिलाई है, दुर्गापुर है, बुरनपुर है, ठीक है, जमशेदपुर है, ये बहुत फेमस है, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, बेसिकली जितने रीजन मैंने आपको बताए हैं 4 ही स्टेट्स के अंदर है, ठीक है, कितने स्टेट के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, झारखंड के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है और छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा इन 4 स्टेट के अलावा भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर भी आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली स्टैब्लिश है, ठीक है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड सेलम इन तमिलनाडु अदर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे जमशेदपुर का एक एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है, बिफोर 1947, ठीक है, 1947 से पहले ही जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी बेसिकली यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील इंडस्ट्री प्लांट इन द कंट्री, देखिए 1947 से पहले हिंदुस्तान में सिर्फ एक आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, वो थी जमशेदपुर में, ठीक है, और इसका नाम क्या है जो कंपनी वहां पर थी, टाटा आयरन एंड स्टील, इसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, टिस्को हम कह देते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। 1947 से पहले सिर्फ यही एक कंपनी थी जो हिंदुस्तान में थी, ठीक है। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, इसको प्राइवेटली ओन किया जाता था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सर्वल आयरन एंड स्टील प्लांट, देखिए आजादी के बाद हिंदुस्तान जब आजाद होता है उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट को डेवलप किया, ठीक है। नाउ टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907, टिस्को कब स्टार्टेड हुआ, 1907 में साक्षी के पास बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, कौन सी रिवर के नजदीक था बेसिकली ये, शुभन रेखा और खार के रिवर बेसिकली इन झारखंड, इसके नजदीक बेसिकली टिस्को का जो प्लांट है बेसिकली इसको ओपन किया गया, ठीक है। लेटर ऑन सांची वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, बेसिकली बाद में साक्षी को क्या कहा गया, जमशेदपुर नाम इसका रख दिया गया, ठीक है, नया नाम क्या है साक्षी का, जमशेदपुर, ठीक है। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। नाउ अब आ जाते देखिए सांची के प्लांट का, यहाँ पर बेसिकली आपको ये दिया हुआ है और ये स्वर्ण रेखा रिवर यहाँ से निकल रही है, स्वर्ण रेखा रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं सांची वाज चूजन टू सेट अप स्टील प्लांट फॉर सर्वल रीजन, देखिए इस प्लांट को, इस जगह को चुनने के पीछे टिस्को के बहुत सारे रीजन थे। अब इसको चुनने के रीजन क्या थे, ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी प्लांट बनाना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, तो साक्षी का जो प्लांट है बेसिकली जब इसको
बनाया गया बेसिकली, इसको जब स्टैब्लिश किया गया तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। वो रीजंस क्या कहते हैं, ठीक है। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑफ ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, ठीक है। बेसिकली सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन से, ठीक है। नाउ इट वाज क्लोज टू आयरन ओर, ठीक है। ये क्लोज था आयरन ओर से, ठीक है। आयरन ओर जहां पर मिलता था उसके काफी नजदीक था। इसके काफी नजदीक में ही कोल मिल जाता था, मैग्नीशियम के डिपॉजिट यहाँ पर इजिली अवेलेबल थे, एज वेल एज कोलकाता। कोलकाता बेसिकली यहाँ से बहुत ज्यादा नजदीक था, विच प्रोवाइड लार्ज मार्केट, ठीक है। कोलकाता क्या प्रोवाइड करता है, एक लार्ज मार्केट प्रोवाइड करता था। इसके अलावा कोलकाता के पास ही सी पोर्ट था जहां से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन थी जिनकी वजह से टिस्को ने अपना प्लांट जो है बेसिकली सांची में खोला, जिसे अब क्या कहा जाता है, जमशेदपुर कहा जाता है, ठीक है। टिस्को सेटअप कोल फ्रॉम गेट्स कोल फ्रॉम झारिया, बेसिकली टिस्को को कोल कहां से मिल रहा था, झारिया कोल फील्ड से बेसिकली ये कोल को लेकर आ रहे, ठीक है। एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीशियम फ्रॉम ओडिशा, ये बेसिकली ये जो अदर अदर है आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट और मैग्नीज से कहां से लेकर आ रहे थे, उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और छत्तीसगढ़ से लेकर आ रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दो रिवर्स थी जो वाटर की जो सप्लाई थी, बेसिकली वाटर की जो नीड थी बेसिकली उसको कंप्लीट कर रही थी। मैंने आपको बताया खारकी रिवर और शुभन रेखा रिवर बेसिकली आपकी जो वाटर की सप्लाई है, बेसिकली वाटर की जो नीड है एक प्लांट के लिए उसको कंप्लीट कर रहे, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। बाद में गवर्नमेंट ने भी जब इसको बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी जब सब्सिडीज प्रोवाइड की, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे उन्होंने इसको हेल्प किया टू ग्रो दिस प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के ग्रो करने में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इन जमशेदपुर सर्वल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को, देखिए टिस्को जब वहां पर एक बार एस्टैब्लिश हो गए बहुत अच्छे तरीके से, जब टिस्को ने वहां पर पैर जमा लिए, इसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली रॉ मटेरियल जो है बेसिकली क्रिएट हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल जब क्रिएट हो गया तो वहां पर अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पर खुलनी शुरू हो गई, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, ठीक है। केमिकल की इंडस्ट्री वहां पर खुलनी शुरू हो गई, ठीक है। लोकोमोटिव पार्ट्स वहां पर बनने शुरू हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स टिस्को के आसपास बेसिकली जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई उनमें क्या बन रहा था, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वहां पर बन रहे थे, ठीक है। मशीनरी बन रही थी, ठीक है। टिन प्लेट बन रही थी और केबल एंड वायर बेसिकली वहां पर अब बन रहा था, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, देखिए जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री ग्रो हुई नहीं इंडिया में, तो इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेसिकली वहां से शुरुआत होनी शुरू हो गई, ठीक है। इंडिया में उसके बाद बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है हिंदुस्तान में, ये तेजी से तब बढ़ता है जब हिंदुस्तान आजाद हो जाता है और गवर्नमेंट अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिकली सेटअप करता है और इसके साथ देता है टिस्को, ठीक है। Almost all sectors of Indian industry depended heavily on iron and steel industry for their basic infrastructure, ठीक है। हर इंडस्ट्री हिंदुस्तान के हर वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होता है बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। कहीं की भी कोई इंडस्ट्री हो उसको रॉ मटेरियल तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही मिलता है, तो ठीक है। नाउ the Indian iron and steel industry consists of largely integrated steel plant as well as, देखिए इंडिया का जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है बेसिकली, ठीक है। इंडिया की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इसमें बड़े प्लांट तो हैं, इसके अलावा छोटे छोटे कुछ प्लांट्स भी इसमें मौजूद है, ठीक है। छोटी स्टील मिल्स भी इसमें मौजूद है। इसको जैसा बड़ा प्लांट है, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी क्या है, मिल्स भी हैं जो आयरन और स्टील को बेसिकली क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे पिट्सबर्ग का एग्जाम, देखिए अब यहाँ पे पिट्सबर्ग का एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी समझिए आप इस तरीके इसको एक तरीके से, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है, ठीक है। नाउ द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेज, इसको मिलता है इसका लोकेशनल एडवांटेज मिलता है पिट्सबर्ग को, ठीक है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली, ठीक है। आपको रॉ मटेरियल जो बेसिकली कोल है ये लोकली आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। आसपास से ही आपको बेसिकली क्या मिल जाता है, कोल मिल जाता है। पिट्सबर्ग में अगर आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है तो आपको कोल वहीं पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम आयरन माइंस ऑफ मिनीसोटा, बेसिकली आपको आयरन ओर कहां से लेकर आना पड़ता है, आपको मिनीसोटा से आपको आयरन ओर लेकर आना पड़ता है, जो वहां से सिर्फ कितना किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है फ्रॉम पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग से मिनीसोटा से आप पिट्सबर्ग से अगर आप मिनीसोटा जाते हैं ना 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मिनीसोटा से आप क्या लेकर आते हैं, आयरन ओर लेकर आते हैं, और कोल आपको लोकली अवेलेबल है, ठीक है। बिटवीन दीज माइंस एंड द पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर द शिपिंग और शिपली, ठीक है। अगर आपको मिनीसोटा से बेसिकली आपको
पीट्सबर्ग आना है, ठीक है। तो आपको सबसे जो चीप सी रूट मिल जाता है बेसिकली, आपको यहाँ पर सी रूट मिल जाता है बेसिकली। कौन सा सी रूट मिलता है आपको? शिपिंग रूट मिल जाता है, सॉरी सी रूट नहीं, आपको शिपिंग रूट मिल जाता है। और ये शिपिंग रूट बहुत ज्यादा चीपली है, किस वजह से? देखिए, फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे, ठीक है, जो ग्रेट लेक्स है बेसिकली यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे बेसिकली, इन पर आप क्या करते हैं बेसिकली, उस आयरन को लाते हैं, और जो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट है बेसिकली वो ज्यादा चीप हो जाता है, ठीक है। नाउ ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पीट्सबर्ग, ठीक है। बेसिकली जो ट्रेन है बेसिकली ये ग्रेट लेक्स का जो कोई छोटा पोर्ट होगा वहां से पीट्सबर्ग तक ट्रेन के थ्रू आप क्या लेके जाते हैं? आयरन ओर को लेके आते हैं, ठीक है। द ओहायो एंड द ओहायो द मोंगोहेला एंड एलेगारा रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। बेसिकली जो रिवर्स हैं ये क्या करती हैं? वाटर प्रोवाइड करती है बेसिकली यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है। टुडे देखिए अब क्या हो रहा है, लेकिन टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। आज के दिन पर क्या है, बहुत कम जो है स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है पिट्सबर्ग, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द, या तो अगर वो कहाँ पर लोकेटेड है, आज तो बहुत कम लोकेटेड है, लेकिन जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है, ठीक है। वैलीज ऑफ मोनोगेला एंड Allegheny rivers above the Pittsburgh and along the Ohio River below it. Ohio River के नीचे और इन दो रिवर्स के ऊपर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री आज मौजूद है, ठीक है। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय द बोथ लैंड एंड द वाटर, ठीक है। जो फिनिश स्टील आप वहां से पिट्सबर्ग से आप लेकर आते हैं, उसको बाद में आप क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं आप बेसिकली विद द, या तो आप इसको लैंड रूट से लेकर जाते हैं या आप इसको वाटर रूट से आप बेसिकली इसको लेकर जाते हैं मार्केट में, ठीक है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज मेनी फैक्ट्रीज। अब देखिए पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं अदर देन द स्टील मिल। स्टील मिल के अलावा यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं। दीज यूज स्टील एज द रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स हैवी मशीनरी एंड रेल्स, ठीक है। नाउ पिट्सबर्ग एरिया में रॉ मटेरियल, जब आपको स्टील का रॉ मटेरियल मिल गया, तो इसके अलावा आप जब आपको रॉ मटेरियल वहां पर मिल गया है आयरन और स्टील के रूप में, तो इसके आयरन और स्टील जब आपको रॉ मटेरियल के रूप में मिल जाता है, तो आप वहां पर अदर इंडस्ट्रीज भी ओपन हो गए हैं। और वो इंडस्ट्रीज क्या बना रही है? रेल रोड इक्विपमेंट्स बना रही है, हैवी मशीनरीज बना रही है, और रेल के रिलेटेड बेसिकली जो इक्विपमेंट्स है बेसिकली इनको वो बना रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, लेकिन उससे पहले समझते हैं टेक्सटाइल जो वर्ड है बेसिकली इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है। द टर्म टेक्सटाइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सरे विच मीन्स टू वीव, ठीक है। बेसिकली ये लैटिन वर्ड है टेक्सटाइल, इसका लैटिन में इसको क्या कहते हैं? टेक्सरे कहते हैं, विच मीन्स टू वीव, ठीक है। नाउ वीविंग क्लॉथ फ्रॉम yarn इज एन एंशिएंट आर्ट। देखिए धागे से कपड़ा बनाना बेसिकली एक एंशिएंट आर्ट है, बहुत पुरानी क्या है बेसिकली एक कला है, ठीक है। जब आप धागे से कपड़ा बनाते हैं बेसिकली बहुत पुरानी कला है, बहुत एंशिएंट क्या है ये आर्ट, ठीक है। कॉटन वूल सिल्क फ्लेक्स जूट एंड फ्लेक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। बेसिकली इनका आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने में, ठीक है। नाउ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन, ठीक है। बेसिकली रॉ मटेरियल, आप जिस तरीके का रॉ मटेरियल को आप यूज करते हैं इसके बेसिस पे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फाइबर्स आर रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेसिकली जो फाइबर है, धागा है, जो बेसिकली जो आपका वो आपका क्या है? रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। फाइबर कैन बी नेचुरल। देखिए अब फाइबर क्या हो सकता है आपका? नेचुरल हो सकता है या मैन मेड फाइबर हो सकता है, ठीक है। नेचुरल फाइबर आप किसको बोलते हैं? बेसिकली नेचुरल फाइबर आपको ऑब्टेन होता है वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लिनन से एंड जूट से। बेसिकली ये आपके क्या है? नेचुरल फाइबर है। और आपके मैन मेड फाइबर कौन कौन से हैं? देखिए नाइलॉन है, पॉलिस्टर है और आर्कलिक है और रेयन है। ये बेसिकली ये आपके क्या है? मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। नाउ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है बेसिकली ये क्या है? इनमें से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, ठीक है। बेसिकली जब तक बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उससे पहले लोग क्या कर रहे थे? हैंड स्पिनिंग टेक्निक से बेसिकली और व्हील्स एंड लूम से बेसिकली क्या कर रहे थे? कपड़े को बना रहे थे, ठीक है। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए जब पावर लूम्स आए बेसिकली उसके बाद ये सारा चेंज हो गया। जो हैंड से हाथ से आप करते थे बेसिकली ये क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट इन ब्रिटेन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पर आया सबसे पहले और कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले चेंज कहां पर हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है। बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है सबसे पहले वो कहां पर आया? ब्रिटेन। और लेटर कब आया? दूसरे उसके बाद दुनिया के दूसरे पार्ट में। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है बेसिकली वो ब्लूम कर दिया है ब्रिटेन में और इसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गई। आज जो बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली वो कहां कहां पर है? इंडिया में है,
चाइना में है, जापान में है, यूएसए में है, आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, नाउ आज के दिन पे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और यूएसए हो गया, ये इंपॉर्टेंट कॉटन के जो है टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बेसिकली ये देश है। ठीक है, इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, इंडिया का इतिहास रहा है, इंडिया क्या करता है, बहुत खूबसूरत इंडिया का इतिहास है कि हिंदुस्तान ने बहुत खूबसूरत जो टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल के जो कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया। ठीक है, बहुत सारे कॉटन टेक्सटाइल से बनने वाले प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान ने इजाद किया है। ठीक है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो प्रोडक्ट है हिंदुस्तान ने वो बना के दिए हैं पूरे वर्ल्ड को कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड। ठीक है, नाउ बिफोर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले, ठीक है, इंडियन हैंड स्पून एंड हैंड वोवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड वाइड मार्केट। ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले हिंदुस्तान का जो हैंड स्पून और हैंड वुवन क्लॉथ इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा मार्केट था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देखिए अब कौन कौन सा कपड़ा था जो हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, द मुस्लिन ऑफ ढाका, ठीक है, छिट्स ऑफ मसूलीपट्टनम, ठीक है, कालिकोस ऑफ कालीकट एंड गोल्ड वॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, ये बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। ठीक है, सूरत और वडोदरा का जो डिजाइनिंग था बेसिकली इनका कपड़े के ऊपर, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, नाउ बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, देखिए जब आप हाथ से कपड़े को बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो जब बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, इसके अलावा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी चीज को हाथ से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय उसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन उसी चीज को आप मशीन से बनाएंगे तो एक कम समय लेगा। ठीक है, हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड नॉट फेयर कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। इसलिए जो हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल कंपनीज थी बेसिकली, हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल था, ये बेसिकली क्या नहीं कर पाया, कंपीट नहीं कर पाया वर्ल्ड के दूसरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ। क्यों, देखिए दूसरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वर्ल्ड की, वो बेसिकली मशीन से बना रही थी, उनकी जो क्वालिटी होती थी वो काफी अच्छी थी, इसके अलावा वो काफी चीप हुआ करते थे और काफी जल्दी बनकर भी आ जाते थे। लेकिन इसके अपोजिट हिंदुस्तान में इसका उल्टा, काफी टाइम कंज्यूमिंग था ये प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा जब आप हाथ से बनाएंगे तो और टाइम ज्यादा लगेगा तो इसकी क्या होगी, प्राइस भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, और उतने बल्क में भी आप इस चीज को नहीं बना पाएंगे उतनी तेजी के साथ। ठीक है, वाइल, ठीक है, नाउ which produced cheap and good quality fabrics to the mechanic industrial units। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर डू यू नो दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना बेसिकली, इसको स्टैब्लिश किया गया फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कैलकाटा में। ठीक है, नहीं 1818, बट इट गोज डाउन आफ्टर सम टाइम। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या हो गई, इंडिया की जो पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेसिकली, ठीक है, इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर ओपन की गई, कैलकाटा में ओपन की गई 1818 में। लेकिन कुछ ही समय में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिया की जो इंडस्ट्री ओपन की गई कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड, ये कहां पर ओपन की गई, मुंबई के अंदर। अब देखिए फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। जो मैंने आपको बताया, इंडिया की जो पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल है बेसिकली, इसको स्टैब्लिश किया गया मुंबई में 1854 में। ठीक है, द वॉर्म, देखिए अब मुंबई में इसको स्टैब्लिश करने के क्या बेनिफिट्स थे बेसिकली, क्या रीजन थे कि आपने इसको मुंबई में स्टैब्लिश किया। ठीक है, द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, वार्म यहाँ पर क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट है। ठीक है, द पोर्ट ऑफ इंपोर्टिंग मशीनरी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है कि ताकि आप क्या कर सकें, मशीनरी को इंपोर्ट आप इजीली कर सकते हैं, आपको पोर्ट की सुविधा अवेलेबल है, आप यहाँ पर मशीनरी को इजीली क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको जो रॉ मटेरियल है बेसिकली, जो कॉटन है बेसिकली, ये मुंबई के आसपास वाले इलाके में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप यहाँ पर ग्रो भी कर सकते हैं कॉटन को। ठीक है, तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा स्किल्ड लेबर आपको इजीली अवेलेबल थी, रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन दिस रीजन। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, जो इंडस्ट्री है बेसिकली वो काफी रैपिड तरीके बहुत जल्दी से ग्रो कर गई। ठीक है, नाउ इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, उसके बाद ये इनिशियली जो इंडस्ट्री है बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में बेसिकली फैल गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फेवरेबल ह्यूमिड, देखिए अब यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में इसके फैलने का कारण क्या है, बेसिकली ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है ये बेसिकली फेवरेबल होता है कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए। अगर आपको कॉटन इजीली अवेलेबल है तो आप, इसके अलावा कॉटन इजीली अवेलेबल है और गुजरात और मुंबई के पास सी पोर्ट तो वैसे ही अवेलेबल है, तो आपके पास दो जो ऐसे फैक्टर्स हैं बेसिकली जो इजीली अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या हो गई, कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बेसिकली, आपने यहाँ पर उसको इजीली स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल, लेकिन आज तो आप क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमिडिटी आप उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, एंड रॉ कॉटन इज प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो द इंडस्ट्री कैन बी स्प्रेड ओवर टू द अदर पार्ट्स। ठीक है, आज आप
कॉटन को क्या कीजिए, कहीं से इंपोर्ट कीजिए, आप इंडस्ट्री वहां पर लगाइए और आप अपनी इंडस्ट्री को क्या कीजिए, शुरू कीजिए। कॉटन टेक्सटाइल मिल को आप क्या कीजिए, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉटन कहीं से मंगाएं और दोबारा से वहां पर आप अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर दीजिए। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर, मुंबई और गुजरात के अलावा इसके बाद टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर खुली, देखिए कोयम्बटूर में खुली, ठीक है, कानपुर में खुली, चेन्नई में खुली। देखिए कानपुर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी बहुत बड़ी है, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है, अहमदाबाद को तो आपको पता है, अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, अहमदाबाद में खुली, ठीक है। इसके अलावा मुंबई में खुली, कैलकाटा में खुली, लुधियाना, देखिए लुधियाना में भी बहुत ज्यादा कपड़े का काम होता है, ठीक है ना। इसके अलावा पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या खुली, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली ये फ्लोरिश करने लगी हिंदुस्तान, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है अहमदाबाद का, और इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर जापान के एक सिटी का। अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले अहमदाबाद, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, सभी को पता है अहमदाबाद क्या है, गुजरात में है। किस रिवर, किस नदी के किनारे है, साबरमती रिवर के किनारे, ठीक है। यहाँ पर जो पहली मिल है बेसिकली इसको खोला गया 1859, ठीक है। ये सबसे, ये दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी थी आफ्टर मुंबई, ठीक है। हिंदुस्तान में मुंबई के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी थी बेसिकली ये थी अहमदाबाद, ठीक है। नाउ अहमदाबाद was therefore often referred to as Manchester of India, ठीक है। बेसिकली अहमदाबाद को क्या कहा गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। देखिए बहुत सारे ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो पाया। अब वो कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है आइए देखते हैं, ठीक है। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, बेसिकली कॉटन ग्रोइंग जो एरिया है इसके काफी ज्यादा क्या है, क्लोज है अहमदाबाद, इसलिए आपको जब कॉटन चाहिए होता है तो आप इजीली उसको कहीं से किसी जगह से आप क्या कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पास के रीजन से आप उसको लेकर आ सकते हैं और आपको मिल में उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल था, ठीक है। क्लाइमेट क्या था, बहुत ज्यादा सुटेबल था स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए, ठीक है। और जमीन जो सतह है बेसिकली जो ज्योग्राफी है फ्लैट ट्रेन थी और इजिली अवेलेबल ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स, ठीक है। आपको लैंड इजीली अवेलेबल हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो लैंड है वो काफी फ्लैट, उसकी ज्योग्राफी जो थी फ्लैट थी, ठीक है। तो आपने इजीली वहां पर क्या कर ली, मिल को आपने क्या कर लिया, आपने स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। देखिए द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। अब जो देखिए ये जो स्टेट्स हैं बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड है, तो अगर ये डेंसली पॉपुलेटेड है इसका मतलब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या इजीली अवेलेबल था, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर थी बेसिकली आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल थी, ठीक है। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर इजीली क्या था, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा था, ठीक है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा था, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते थे दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और फैक्ट है कि पर मुंबई पोर्ट की अवेलेबिलिटी थी आपके पास अहमदाबाद, अहमदाबाद से अगर आपको आपके आपने जो उगाया है बेसिकली, आपने जो बेसिकली बनाया है अपना कॉटन टेक्सटाइल के जो आपका प्रोड्यूस है बेसिकली आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है, आप इसको बेसिकली क्या कर सकते थे, आपके पास अवेलेबल था मुंबई का पोर्ट, मुंबई का पोर्ट आपके पास अवेलेबल था, आप वहां भेजते इसे और उसके बाद आप इसको कहीं क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आप इसको क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट की वजह से आपको क्या हो गया, आसानी होगी इसको एक्सपोर्ट करने में भी, आप इसको फॉरेन में आप क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, अहमदाबाद, ये सारे जो रीजंस है बेसिकली इन रीजंस की वजह से अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। नाउ देखिए अब देखिए, बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। देखिए अब कुछ समय से बेसिकली अहमदाबाद के जो मिल है बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हो रही है लेकिन, ठीक है, सर्वल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन, ठीक है। बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिल्स है बेसिकली ये क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं, ठीक है। ये मिल्स बेसिकली क्लोज क्यों हो रही है, ठीक है। एक तो दूसरे सेंटर्स यहाँ पर ओपन हो गए हिंदुस्तान में, दूसरे कॉटन के जो कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर्स है बेसिकली मैंने आपको पहले बताया, लुधियाना में, कोयम्बटूर में, पानीपत में, कानपुर में बेसिकली नए कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर्स ग्रो हो गए हैं, ठीक है। अब जब ये ग्रो हो गए हैं इसकी वजह से क्या हो गया कि मार्केट का जो शेयर है बेसिकली ये डिवाइड हो गया, और इसके अलावा बेसिकली जो अहमदाबाद है बेसिकली, ठीक है, ये पुराना शहर हो गया, तो पुराना शहर हो गया तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल टेक्निक्स का यूज किया जाता है बेसिकली वो ओल्ड मशीन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनकी वजह से ओल्ड मशीन का जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो बेसिकली यहाँ पर पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस वजह से प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ मिल्स हैं बेसिकली ये शट डाउन हो चुके हैं, कुछ मिल्स जो है बेसिकली वो बंद हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ, नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, आपने जो मशीन्स का है अपग्रेडेशन नहीं किया, एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स इन द अहमदाबाद, ठीक है। आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आपने अपने
अपनी टेक्नोलॉजी को आपने बेसिकली क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो मिल्स है बेसिकली वो बंद हो गई। और इसका दूसरा रीजन क्या है कि आपका मार्केट जो शेयर था बेसिकली, पहले जो मार्केट शेयर था बेसिकली वो डिवाइड था मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे सेंटर्स खुल गए जिनकी वजह से आपका जो मार्केट शेयर है बेसिकली वो डिवाइड हो गया अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स के बीच में, जिसकी वजह से अब आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अहमदाबाद की जो कुछ मिल्स है बेसिकली वो बंद हो गई, जिन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया, वो मिल्स क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ओसाका के बारे में। ओसाका, ओसाका को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जापान का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान, ठीक है। देखिए जो टेक्सटाइल है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड ओसाका ड्यू टू सर्वल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। ओसाका के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है यहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर ने किया है, बहुत से भौगोलिक कारण है जिसकी वजह से ओसाका का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। एक तो ओसाका जो है बेसिकली ये प्लेन रीजन है, अगर प्लेन रीजन है यहाँ पे, अगर ये प्लेन रीजन है इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, इजिली स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड है, जो सुटेबल है स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए, ठीक है। और वाटर इजीली अवेलेबल है वाया द रिवर योडो, रिवर योडो यहाँ से होकर गुजरती है, जो इजीली वाटर प्रोवाइड करती है इन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को, ठीक है। और लेबर क्या है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ लेबर, तो आप उस लेबर का यूज बेसिकली आप इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, ठीक है। पोर्ट इजीली अवेलेबल, पोर्ट के अवेलेबिलिटी काफी नजदीक है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं आप, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका डिपेंडेड कंप्लीटली अपॉन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कॉटन इज इंपोर्टेड, ठीक है। अब बेसिकली जो ओसाका की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना बेसिकली ये डिपेंडेंट है ये रॉ मटेरियल के लिए बेसिकली अपने पोर्ट पर हैवीली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये इंपोर्ट नहीं करेंगे रॉ मटेरियल को तो इनका काम नहीं चलेगा। और ये रॉ मटेरियल जो है बेसिकली कहाँ से लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या लेकर आ रहे हैं, बेसिकली कॉटन लेकर आ रहे हैं। कॉटन ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इजिप्ट से लेकर आ रहे हैं, इंडिया से लेकर आ रहे हैं, चाइना से लेकर आ रहे हैं और यूएसए से लेकर आ रहे हैं। हमेशा याद रखेगा कि जो इजिप्ट का कॉटन है ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस रहा है फ्रॉम दी मेडिवल पीरियड, ठीक है। मेडिवल पीरियड से ही इजिप्ट का जो कॉटन है बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस रहा है। तो बेसिकली ओसाका में जो कॉटन आ रहा है, जो ओसाका में जो कॉटन को इंपोर्ट किया जा रहा है बेसिकली कहाँ से किया जा रहा है, इजिप्ट से किया जा रहा है, चाइना से किया जा रहा है, इंडिया से किया जा रहा है और यूएसए से किया जा रहा है, ठीक है। और जो फिनिश प्रोडक्ट है, द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द is mostly exported and has a good market due to the quality and the good price। देखिए बेसिकली जो ओसाका का जो फाइनल प्रोडक्ट है, बेसिकली ओसाका की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो फाइनल प्रोडक्ट है बेसिकली ये बहुत ज्यादा चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। चीप का मतलब घटिया सा नहीं है, चीप का मतलब है सस्ता है, और इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसके अलावा ये सस्ता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है अपनी जगह बहुत इजीली बना लेता है, ठीक है। देखिए दो इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री of the late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel machinery, shipbuilding, automobile, electric equipment and the similar। ओसाका क्या है, जापान की इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है, समय के परिवर्तन के साथ यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो प्लेस है बेसिकली अलग इंडस्ट्रीज ने ले लिया। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है, बेसिकली स्टैब्लिश हो चुकी है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो चुकी है, ठीक है। मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुकी है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज है एंड सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।